ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। ठीक है, तो अब हमारा फोकस शिफ्ट हो चुका है लिक्विड पे। पहले हम किसी बात कर रहे थे गैस और सॉलिड, है ना, एब्जॉर्प्शन किसी गैस की सॉलिड की सरफेस पे। अभी हमारा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, लिक्विड पे, है ना। और लिक्विड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, राइट। तो जब भी सरफेस टेंशन आई टर्म, तो उसको आपको ये समझना है, इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। देखो, आपके पास एक लिक्विड है ना, से फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है। ठीक है, अब वाटर के लिए मैंने मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं। ठीक है, सो अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आपके पास है सरफेस और एक आपके पास है बल्क, है ना, किसी भी सब्सटेंस में। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जब हमने रेजिडुअल फोर्सेस के बारे में सीखा था ना एब्जॉर्प्शन में, तब भी किया था, है ना। कोई भी सब्सटेंस है, आपके पास सरफेस, आपके पास बल्क है। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखा रखे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा इंटरफेस है, देखो ऊपर आपके पास क्या होगी, एयर होगी, है ना। बेसिकली ऊपर क्या होगी, एयर होगी। अब क्लोज कंटेनर है, तो वाटर वेपर्स भी होंगे, तो हम ऊपर बोल देते हैं गैस। ऊपर होगी गैस, नीचे आपके पास लिक्विड है। तो इस इंटरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, गैस लिक्विड इंटरफेस, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ गैस लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस मतलब देखो एक बेसिकली सरफेस है जो सेपरेट करिए किसको, गैस और लिक्विड, है ना। तो हम उसको इंटरफेस भी बोल देते हैं। सर एलआर के केस में तो लो प्रेशर रीजन में फर्स्ट ऑर्डर होता है ना। हाँ जी बेटा, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर ही होता है एलआर में। एलआर में भी फर्स्ट ऑर्डर ही होता है और एलएच में भी। बस एलएच में फर्क क्या है, मतलब एलएच और एलआर में हम ना, सिंस ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, तो जिस रिएक्टेंट के प्रेशर को आप वेरी कर रहे हो ना, तो आप बोलते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर ऑफ दैट। ठीक है, हाँ जी चलो। अब देखो गैस लिक्विड इंटरफेस की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे से ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको बेसिकली मॉलिक्यूल्स दूसरे अट्रैक्ट करेंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब वाटर है तो इस केस में कौन सी होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल को देखो, इसने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने भी अपनी तरफ किया, है ना। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू और नीचे बल्क में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, है ना। बट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो पानी है नहीं, तो इसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं। तो मतलब इस वाले मॉलिक्यूल को केवल फोर्स लग रही है एक नेट डायरेक्शन में, नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है उसको क्या लग रहा है, उसको नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, नहीं, उसको क्या, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, मतलब एक नेट फोर्स लग रही है नीचे को, क्योंकि ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है उस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए। वहीं अगर मैं बल्क में मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ, तो बल्क में ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ बल्क में, तो क्या होगा, देखो इस मॉलिक्यूल को ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर आपके पास जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है बाय द अदर मॉलिक्यूल्स जो बल्क में प्रेजेंट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, देयर इज बेसिकली टेंशन ऑन द सरफेस। टेंशन ऑन द सरफेस का मतलब है जितने मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उन पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है बाय द अदर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बल्क। ठीक है, सो दिस इज गामा। तो गामा आपके पास मैथमेटिकली क्या होता है, दिस इज एफ बाय एल। ठीक है, एफ बाय एल। ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द सरफेस, सरफेस की लेंथ। जैसे यहाँ पे देखो ये सरफेस की कोई लेंथ है ना एल, इस पूरे के लॉन्ग आपको फोर्स दिखेगी। यहाँ पे मॉलिक्यूल उसको नेट डाउनवर्ड फोर्स दिखेगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल उसको भी नेट डाउनवर्ड फोर्स दिखेगी, समझ लो। ठीक है, सो मैं बेसिकली क्या दिखा सकता हूँ, इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। देखो कि आपके पास जैसे ये है, ये आपका लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है अलॉन्ग दिस लेंथ, नहीं। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, एल आपके पास हो गई लेंथ ऑफ द सरफेस और एफ आपके पास क्या हो गया, फोर्स। दिस इज बेसिकली द नेट फोर्स। ठीक है, सो दिस इज योर गामा। ओके, सो दिस इज योर गामा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपका गामा भी ज़्यादा होगा, नहीं। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके पास जो गामा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है आपस में तो गामा भी ज़्यादा होगी, उसकी सरफेस उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। ठीक है, सो इट इज। तो हम एक बार यूनिट्स की बात कर लेते हैं। गामा के यूनिट्स आपके पास क्या आएंगे, बताओ। गामा के ऐसा यूनिट्स आपके पास क्या आएंगे, सिंपली फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। लेंथ यूनिट्स आपके पास ऐसा क्या होते हैं, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। वही दूसरा यूनिट आपके पास क्या होता है, कॉल्ड सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस का मतलब क्या होता है भाई, सीजीएस का मतलब होता है ये लेंथ यूनिट है, लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, ये मास को आप ग्राम्स में मेजर करोगे, ई टाइम जिसको आप सेकंड्स में मेजर करोगे।
ठीक है। सो लेंथ, मास और टाइम, इनको आप बोलते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके यूनिट से ही आप बाकी सबके यूनिट्स को डराइव कर लेते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास न्यूटन है, न्यूटन आपके पास क्या है, उसको हम लेंथ, मास और टाइम के यूनिट इन टर्म्स लिख सकते हैं। हमें पता है क्या, फोर्स इट इज इक्वल टू ma, है ना। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली मीटर पर सेकंड, फिर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ को आप, मास को आपने किलोग्राम्स में कर दिया, तो मतलब न्यूटन इज सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इन एसआई वर्जन। जब हम बोलते हैं फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, तो वो बेसिकली क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। उसको हम लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स के टर्म्स लिख सकते हैं एसआई में, ठीक है। वहीं आप डाइन को क्या लिख सकते हो, फिर डाइन को आप क्या लिख सकते हो, डाइन को आप क्या लिख सकते हो, मास आपका ग्राम्स में होगा, लेंथ आपकी सेंटीमीटर्स में होगी, तो ये चीज़, ठीक है। तो उसका सीजीएस यूनिट है हमें, बट मेन मतलब किससे होता है, एसआई यूनिट से। हमें मेन मतलब किससे होता है, एसआई यूनिट से, ठीक है ना। हाँ सर, स्लाइड नीचे कर दीजिए ना, मैंने क्लास ले ज्वाइन किया तो प्रॉब्लम हो रही थी ज्वाइन करने, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, मैं यहाँ पे बता क्या रहा था, सरफेस टेंशन के बारे में बता रहा था। फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं उसको। बेसिकली किसी भी लिक्विड की सरफेस से आपको एक नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स देखने को मिलती है, वो उस सरफेस की लेंथ के लॉन्ग होती है, तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट्स बता रहा था मैं बस केवल इसके, ठीक है। तो यूनिट्स आपके पास क्या होंगे, यूनिट्स आपके पास होंगे सिंपली न्यूटन पर मीटर, ठीक है, वो होंगे एसआई यूनिट। हमें एसआई यूनिट से ज़्यादा मतलब होता है, दूसरे यूनिट्स कौन से होते हैं, सीजीएस, वो क्या होंगे, डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो न्यूटन इज बेसिकली अ डायरेक्ट यूनिट। लेंथ, मास और टाइम आपकी फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। कोई भी क्वांटिटी उठा लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सारी लेंथ, मास और टाइम से निकली। चाहे अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास क्या है, लेंथ का क्यूब, है ना। डेंसिटी क्या है, मास यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास लेंथ का क्यूब है, समझ लो। तो ये चीज़ होता है ना। जीपीसी में जैसे हम करते हैं बेसिक, ठीक है, वो आपको साथ में मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हो गया, है ना, इजी है ना, ठीक है। अब आपने रियल लाइफ में कोई एग्जांपल देखा होगा सरफेस टेंशन का, ठीक है। बेसिकली अगर मैं किसी लिक्विड में ना कैपिलरी को डालता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने लैब में किया होगा, आपके पास कैपिलरी होती है, आपने टीएलसी करी होगी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी ना। कैपिलरी को अगर आप किसी लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड राइज करता है थ्रू द कैपिलरी। रिस्पॉन्सिबल क्या है, सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या है, वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो वाटर को आपने देखा होगा, अगर मैं वाटर के ग्लास को फुल भर दूं, जैसे ग्लास है, ठीक है, मैंने क्या किया, पूरा पानी भर दिया, तो आपने देखा होगा पानी थोड़ा ऊपर तक भी आप भर सकते हो, तब भी पानी स्पिल नहीं होता, तब भी पानी स्पिल नहीं होता। उसका रीजन क्या है, अगर आपको बहुत ऊपर तक भी भरा हुआ है ना पानी, तो बेसिकली क्या है, वाटर के केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब किसी भी लिक्विड में है, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स बेसिकली ये गामा की बहुत ज्यादा है, गामा इज वेरी हाई इन केस ऑफ वाटर, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पानी को मैं थोड़ा सा ऊपर तक भी भर दूं तब भी वो स्पिल नहीं करता। कहोगे तो बहुत ज्यादा फिर तो बाहर आ जाएगा, एक लिमिट है ना हर चीज़ की। मोनिका कैपिलरी एक्शन में प्रॉपर आपको बताऊंगा, ठीक है। आपका जो लिक्विड है वो कैपिलरी के थ्रू राइज करता है, हम उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो राइज, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने देखा होगा रियल लाइफ में गामा आपको जब देखने को मिलती है, वाटर के केस में दिखती है, बिकॉज वाटर के केस में आपकी सरफेस टेंशन बहुत हाई है, ठीक है। अभी हम उस चीज़ को देखेंगे, राइट। हाँ, तो जैसे स्टूडेंट ने लिखा है मिनिस्कस, हाँ डेफिनेटली बेटा, इसलिए क्या होता है कि जो आपके पास लिक्विड की सरफेस है वो कर्व होती है, क्या होती है, कर्व होती है। देखो यहाँ पे आपके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स है, तो जिसके कारण क्या होगा, आपका जो मिनिस्कस होगा दैट विल बी कर्व, मतलब आपके पास कर्व सरफेस होगी, जिसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट एज ए मिनिस्कस। आपकी जो लिक्विड की सरफेस होती है दैट इज नॉट फ्लैट, कर्व होती है, कॉन्केव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कर्व होती है। कर्व क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, कर्व क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण। तो जब भी दिमाग में सरफेस टेंशन आए, आना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, राइट। चलो मैं आगे चलता हूँ फिर अभी, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यूज रखनी नहीं होती इस केस में, आपको वैल्यूज को इंटरप्रेट करना होता है। अब जैसे मैंने बोला वाटर के केस में भाई आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, नहीं, वाटर के केस में क्या है, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सी फोर्स है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिथेनॉल में भी है, इथेनॉल में भी है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिसके कारण आप देख सकते हो ये वैल्यू देखो, ये बहुत बार यूज होती है, वैल्यू आपको पता ही होगी। वैल्यू कितनी है इसकी सरफेस टेंशन की, 72, ठीक है, मैं कम करूँगा थोड़ा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो वाटर है, वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। सो वाटर की सरफेस टेंशन कितनी है आपके पास, 72। यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर ही है, पर ये क्या लग रखा है, दिस इज मिली, है ना, मिली न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट्स है ये, मिली न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो मिली बेसिकली मैंने लगा दिया आगे, जैसे मिली लीटर, लीटर के आगे मिली लगा दिया, सो मिली आपके पास प्रीफिक्स है जो आप लगा देते हो यूनिट्स के आगे ना, जैसे मिलीग्राम, मिली लीटर, ठीक है, मिली सेकेंड्स, लाइक दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी हाई गामा है वाटर की, राइट। उसके बाद देखो बाकी लिक्विड्स को देखो, फॉर एग्जांपल ईथर है ना, ये कौन सा ईथर है, दिस इज डाइथाइल ईथर, ठीक है, डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर के केस में आपके पास कितनी है, 17, छोटी सी वैल्यू, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखिए, आपको देखो टेम्परेचर कितना आपके पास, 293 केल्विन, ठीक है।
टेम्परेचर कितना आपके पास 293 केल्विन। एक चीज बता याद रखना कि जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत इजी भी है समझना। देखो मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो मेरा गामा घटेगा, ठीक है ना। क्यों घटेगा? बिकॉज अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन फास्ट हो जाएगा, है ना। मोशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। सो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कमी हो जाएगी थोड़ी सी। देखो मैं इस मॉडल पे चल रहा हूँ ना, सो यहाँ पे क्या है, अगर देखो मॉलिक्यूल्स मेरे क्या हो गए, फास्ट मोशन में हो गए। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को टाइम नहीं मिलेगा सरफेस मॉलिक्यूल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का, है ना। टाइम चाहिए ना। अगर वो थोड़ी देर, अगर वो स्लोली मूविंग है तो उसके पास टाइम है सरफेस के मॉलिक्यूल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का, बल्कि के मॉलिक्यूल्स के पास। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टाइम ही कहाँ होगा, अट्रैक्ट करने का। तो आपकी जो गामा होगी दैट विल बी लेस। नहीं, मैं करता हूँ बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट हायर टेम्परेचर। अभी देखो अगर हम एसटीपी की बात करते हैं ना, एसटीपी आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये अलग बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने, ठीक है। अगर मैं एसटीपी की बात करता हूँ तो एसटीपी के केस में आपके पास क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। नेट प्रेशर है वो आपके पास है 1 atm, ठीक है। वहीं अगर हम एनटीपी की बात करें ना, एनटीपी कुछ जगहों पे अलग दिया होता है। अभी इस नेट के लेवल पे आपके लिए केवल एसटीपी इंपॉर्टेंट। अगर हम 11th 12th में होते हैं ना, तो वहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कुछ जगहों पे अलग दिया होता है। प्रेशर है वो आपके पास है 1 atm, आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो आपके पास है 273 केल्विन, मतलब आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है वो आपके पास है 1 atm, ठीक है। वहीं अगर हम एनटीपी की बात करें ना, एनटीपी कुछ जगहों पे अलग दिया होता है। अभी इस नेट के लेवल पे आपके लिए केवल एसटीपी इंपॉर्टेंट। अगर हम 11th 12th में होते हैं ना, तो वहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं मोर प्रोमिनेंटली। एनटीपी के केस में क्या है, एनटीपी बेसिकली और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको दिया होता है कि इसका टेम्परेचर आपके पास होता है 293 केल्विन, मतलब यू कैन कॉल इट एज 20 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर आपके पास क्या होता है 1 atm, ठीक है। प्रेशर आपके पास होता है 1 atm, दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, दैट इज वाई इट इज कंफ्यूजन, क्योंकि प्रॉपर रेफरेंस नहीं होती इन चीज़ों की, ठीक है। एक बार मैं एक्टिव्स में आपको कंफर्म करके दे दूंगा, मुझे लगता है वहाँ पे भी माइट भी नाम ही है। एसटीपी तो आपका कंफर्म्ड है, एसटीपी तो आपका कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। और कई जगह एसटीपी एनटीपी को एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बबली ने क्या लिखा है, सर बोतल में अगर ऊपर से रेन वाटर और रिवर वाटर डालते हैं, बाद में निकालते हैं अर्थ से, तब भी पहले आता है बाहर, मिक्स होके क्यों नहीं आता? इसका रीजन सरफेस टेंशन से रिलेटेड है क्या? रेन वाटर और रिवर वाटर डालते हैं, बाद में निकालते हैं अर्थ से, तब वहीं पहले आता है बाहर। बेटा मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, मिक्स होके क्यों नहीं आता? अच्छा ओके, मिक्स होके क्यों नहीं आता? देखो बेटा वो ज़्यादा रिलेटेड है टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस, अगर दो चीज़ों में डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। आप सरफेस टेंशन से भी बोल सकते हो, क्योंकि सरफेस टेंशन आपकी डेंसिटी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते बिकॉज सरफेस टेंशन का बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। और दूसरा बोल सकते हो कि डेंसिटी का फर्क है, ठीक है। तो वो चीज़ तो हम चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी बस ये देखो आपके पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेंजीन की, तो बेंजीन के केस में गामा की वैल्यू देखो कम है, ईथर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बेंजीन में आपके पास रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसे रिलेट कर सकते हो, ज़्यादा इससे आता नहीं है चीज़ें। बस आपको पता होना चाहिए कि वाटर की सरफेस टेंशन आपकी होती है 72 कितनी मिली न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 72 मिली न्यूटन पर मीटर। चलो आगे चलता हूँ, फिर मैं होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। हाँ जी लिखिए ना सबने। चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, इट्स गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है ये? गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा आइसोथर्म, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे करवा रहे हो सर आप? हाँ क्यों? क्योंकि ये अभी हम किसी बारे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूट ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम किसी बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास एक सॉल्यूट है, वो लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉप हो रहा है, ये वो वाला एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये अलग हो गया। बाकी जितने भी हमने किए टेम्पेन, डेट, लैंगमेयर, इंग्लिश, तो सारे किससे रिलेटेड थे? गैस के एब्जॉर्प्शन, सॉलिड थे। और यहाँ पे आपके पास लिक्विड के केस में एब्जॉर्प्शन है सॉल्यूट की, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लिख लो दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा, गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलता क्या है, ध्यान से देखना। इक्वेशन क्या है इसकी? इक्वेशन आपके पास है इसकी टाउ, दिस इज इक्वल, सिंबल होता है टाउ, ठीक है। बड़ा लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज माइनस सी बाई आर टी। एक बार इक्वेशन लिखो, मैं समझाऊंगा, डी गामा अपॉन डी सी। इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपको नहीं करनी, बस इस इक्वेशन को आपको समझना है, ठीक है। बस इस इक्वेशन को आपको समझना है। एक एक टर्म का मतलब हम समझेंगे, एक एक टर्म के यूनिट क्या है, उसका मतलब क्या है, और इस इक्वेशन की क्या एप्लीकेशन वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, एक बार इसको लिख लो। मेरे साइड से वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अच्छा आवाज़ कम है क्या मेरी? मैक्सिमम आई थिंक, आई डोंट थिंक सो वॉल्यूम फर्दर बढ़ सकता है यहाँ से, नहीं तो अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है।
आप अपने फोन की वॉल्यूम मैक्सिमम एक बार चेक करो, फोन की वॉल्यूम ना कम हो, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या बताती है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब है हर एक टर्म का वो देख लेते हैं। तो टाउ आपके पास क्या होता है, इट्स कॉल्ड सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है इसका, इट इज कॉल्ड सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं मोल्स पर मीटर स्क्वायर। दीज आर एम आई एसआई यूनिट्स। अभी मैं यूनिट सीख रहा हूँ, बाद में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सी आपके पास क्या है, सी आपके पास है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सी आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है। और इसको नॉर्मली हम किसमें करेंगे, इन मोलारिटी, ठीक है। ऐसे यूनिट वैसे इसका मोलारिटी तो नहीं है, बट मैं अभी बताऊंगा। इसको हम मेजर करते हैं मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वही बाकी वही हो गया। आर आपके पास क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसके वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है ना, ये वैल्यू तो यूज करते आ ही रहे हैं, इसकी ऐसा ही वैल्यू है, ऐसा यूनिट है। तो आपके पास T क्या है, दिस इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब मैं केल्विन में लिखूंगा, ठीक है। और गामा आपके पास क्या हो गई, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सो दिस इज इन न्यूटन पर मीटर। बेटा टाउ को ऐसे लिखते हैं, अच्छा टाउ एक वो वाला भी होता है क्या, वैसे कह रहे हो, ये ऐसे भी होता है टाउ है ना, और एक ऐसे भी होता है, इन दोनों में से एक कैपिटल होता है। आई थिंक ये वाला कैपिटल टाउ होता है, ये स्मॉल टाउ होता है ना। जैसे ये होता है स्मॉल सिग्मा है ना, और ये होता है कैपिटल सिग्मा, उस तरह, ठीक है, उसी तरह। हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ जी, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आता है, अभी बताऊंगा कैसे। और यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव साइन है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन में। ये वाला जो नेगेटिव है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लो, ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सब लिख लो। टर्म्स कौन सी क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन है, स्मॉल टी गामा सरफेस टेंशन है, लिक्विड टी, टाउ आपके पास है सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। एक बार लिख लो इसको, लिख लिया तो बता देना फटाफट। लिख लिया सबने ना, मैं कहा रहा हूँ इसको, सबने लिख लिया है। बेटा एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, एक बार इसको मिटाता हूँ। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है मेरी डिस्कशन, ठीक है। सो लेट्स सी। सो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि आपके पास एक सल्यूट है, आपके पास एक सल्यूट है ना, और ये आपका लिक्विड है। आपने क्या किया, लिक्विड में आपने सल्यूट डाल दिया है ना। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, ये सल्यूट आइदर आपके लिक्विड के सरफेस टेंशन को बढ़ा सकता है या लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि आइदर ये वाला सल्यूट नेट सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है या नेट वो अंदर जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब है, देखो एक बार, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पे देखो दो तरह के सब्सटेंसेस, ठीक है। हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एक तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं सरफेस एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस। इतना बड़ा लिखने के बजाय इन शॉर्ट वी राइट इट एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो आपके घरों में सर्फ होता है वो यही है, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस है। एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, दूसरी कैटेगरी होती है सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस की। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस की, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आता है, इसको हम कुछ नहीं बोलते, सिंपली कॉल्ड सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस। एग्जांपल मोस्ट सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है ना। एग्जांपल मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कोई भी ले लो सॉल्ट, K2SO4 हो गया एंड ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपके पास होते हैं दो तरह के सब्सटेंसेस, राइट। अब ये दो तरह के सब्सटेंसेस किसके बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि नेट सरफेस पे ये एब्जॉर्ब होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, देखो नाम में क्या है, सरफेस एक्टिव, मतलब दीज सब्सटेंसेस accumulates more on the surface rather than the bulk। मतलब इन सब्सटेंसेस की ज़्यादा टेंडेंसी है सरफेस पे रहने की rather than the bulk। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स को डाला, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, से आपने 100 मॉलिक्यूल्स को डाला इसको, तो क्या होगा, 80 आपके सरफेस पे होंगे और 20 आपके बल्क में जाएंगे। क्या, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले इस सल्यूट के, तो क्या होगा सीन, 80 आपके पास सरफेस पे जाएंगे और 10-20 आपके पास बल्क में जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका ये सीन है, ठीक है। वही यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फटाफट लिखो फिर, मोर इन द बल्क
देन ऑन द सरफेस। तो ये नेट क्या शो करते हैं, बल्क में जाना, मतलब ये नेट अंदर जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर जाना मतलब ये नेट डिजॉल्व होते हैं अंदर जाके ना। फॉर एग्जांपल आपने NaCl डाला है वाटर में, तो NaCl आपका डिजॉल्व हो गया, मतलब बल्क में चले गए हैं, है ना। तो इसका मतलब है आपने से 100 मॉलिक्यूल्स डाले एक सब्सटेंस के, तो उल्टा होगा यहाँ पे, मतलब से 20 गए सरफेस पे माड़े मोटे और 80 आ गए बल्क में, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, ठीक है, इनका ये सीन है। तो अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा अपना गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोटोप, ठीक है। दोनों को डिस्टिंग्विश कौन करेगा, अपना गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोटोप। किस तरह डिस्टिंग्विश करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाउ सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो इन सब्सटेंसेस में क्या होता है, ये नेक्स्ट सरफेस पे जाते हैं, तो क्या करेंगे, ये दे लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सिग्निफिकेंटली। देखो पहले क्या था, आपके पास केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब क्या हुआ, सोल्यूट का मॉलिक्यूल आ गया सरफेस, है ना। तो क्या होगा, पहले ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल खींच रहा था, सरफेस टेंशन हाई थी, क्यों, क्योंकि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब क्या एक नया दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, उसको जब सॉल्वेंट अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बिकॉज दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। उसके कारण क्या होगा कि आपके पास जो सरफेस टेंशन होगी दैट विल लोअर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीजेस गामा ऑफ द लिक्विड और मार्जिनली। मार्जिनली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मार्जिनली का क्या मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, ठीक है। सिग्निफिकेंटली का ऑपोजिट होता है मार्जिनली, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इस केस में कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाई तो आपका गामा घटा। इस केस में क्या है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो आपका गामा बढ़ा, ज़्यादा कोई प्रोमिनेंटली नहीं बढ़ा, मतलब यहाँ पे काफ़ी घटा गामा और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज आया गामा। दर्द क्या बताएंगे बेटा, माइसल्स के बारे आगे मैं करवाऊंगा, अभी तो थोड़ा बहुत ही करा, अभी इस पे फोकस करो ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि सर्फेक्टेंट आपका नेट सरफेस पे जाता है, अभी हम बात कर रहे हैं कि सर्फेक्टेंट आपका नेट सरफेस पे जाता है ना। अभी हम माइसल के बारे में बात नहीं कर रहे, जो डर्ट को हटाने का काम करता है ना, तो वो माइसल फॉर्मेशन के बारे में करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, नॉट क्लियर सर, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखो बेटा सीरियसली, अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत तो समझ आती होगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, है ना। सो मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट द सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस नेट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस rather than the bulk. Say if I added 100 molecules of this substance, 80 will remain on the surface, 20 will go in the bulk. So that means they will lower the surface tension of the liquid. Why? Because they tend to replace the solvent molecules on the surface, because if they are occupying the surface they have to replace something, then only they can occupy. So they replace the solvent molecules. Once they replace the solvent molecules, that lowers the surface tension. Now the net force of attraction decreases. Why? Because initially solvent and solvent molecules they were interacting. What I want to say, initially we had solvent and solvent molecules only, right? Initially we had solvent molecules only. Now we are having a solute molecule above, okay, and the solvent molecules below. So what will happen? If they are attracting it by force of, say, example, say 10 Newton, now the force will definitely reduce, say 5 Newton. So क्या होगा? What will happen? That the surface tension will decrease, okay? Because these are the dissimilar molecules, right? So in case of water, there was hydrogen bonding. Now there is no hydrogen bonding, okay? I am not saying they won't interact. I am saying they won't attract to the same extent as the solvent and solvent they are interacting. Right, Kushi? वही हिंदी बोल रहे स्टूडेंट, हिंदी में मोस्टली बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, नहीं? ठीक है, तो मैं इंग्लिश यूज करूंगा। सो सुदीप्ता आपको समझ आ गया, सरफेस टेंशन क्यों डिक्रीज हो रहा है सुदीप्ता, है ना। जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सोल्यूट ने रिप्लेस कर दिया। So now the force of attraction will decrease because now अभी क्या है हमारे पास, this is solute and solvent interaction, right? And this was solvent interactions, है ना। मैंने क्या बोला कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं देन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। हाँ जी बेटा, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तभी मैं यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करता हूँ, ठीक है। मोस्टली कुछ चीज़ों को मैं इंग्लिश में करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, समझ आ गया ना सबको, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसको मिटाता हूँ फिर, कि ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सरफेस टेंशन को कम कर रहे हैं, राइट। बट दे आर डूइंग, दे आर डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, राइट। सो अभी क्या है कि यहाँ पे जो आपका डी गामा बाई डी सी है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी और गामा घट गया, तो ऊपर वाली टर्म मेरी नेगेटिव आएगी, फाइनल वैल्यू कम आएगी ना इनिशियल वैल्यू से, हाँ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो गामा भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो डी गामा बाई डी सी को भाई मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एज डेल गामा अपॉन डेल सी, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। डेल गामा मतलब चेंज इन गामा अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन।
बेटा वो मैं बताऊंगा व्हाई दे आर सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि वो माइसेल्स फॉर्म करते हैं। अच्छा सॉरी, इफ दे आर डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन देन व्हाई दे आर सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है कि वो नेट सरफेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, दे आर मोर एक्टिव टुवर्ड्स द सरफेस रादर देन द बल्क। ठीक है ना, सरफेस को लेके वो ज्यादा एक्टिव है देन द बल्क, इसलिए हम उनको सरफेस एक्टिव बोलते हैं। वो अलग बात है कि सरफेस पे नेट एक्यूमुलेट करने से वो गामा कम कर रहे हैं। हाँ जी, सर्फेक्टेंट का इज द स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट दैट हेल्प्स। हाँ जी बेटा वैसा ही है, जो सर्फेक्टेंट है ना वो इतना प्रेफरेबली सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो दैट्स वाई वो सरफेस टेंशन को लोअर कर देगा। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे लोअर गामा कैसे आया सर एक्टिव सब्सटेंस में, समझ नहीं आया बेटा। शिवानी मैंने बताया ना आपको कि आपके पास क्या है कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो नेट सरफेस पे चले गए, तो आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं हो रही तो आप ऐसे सोचो, पहले क्या था, पानी और पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया है ना, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं पानी के साथ, मान लो है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी ना जितनी पानी और पानी में है ना। सो दैट्स वाई सरफेस टेंशन को कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, मेरा वॉल्यूम सच में कम है क्या, वॉल्यूम कम है क्या, नहीं है ना कम बेटा, आप अपने फोन के वॉल्यूम को बढ़ा दो। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोटर्म में वहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जो टाउ है वो आपके पास क्या है, माइनस सी बाई आर टी डी गामा बाई डी सी। तो अगर मैं केवल टाउ के साइन की बात करूँ तो वो आपके पास क्या आएगा, देखो बाहर नेगेटिव है ऑलरेडी और डी गामा बाई डी सी इसका नेगेटिव है, तो मतलब इसका जो टाउ है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका टाउ पॉजिटिव है और इसका टाउ पॉजिटिव ही आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि टाउ क्या होता है, टाउ होता है भाई सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। टाउ क्या होता है, दिस इज सरफेस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। और अगर एक ऐसा सब्सटेंस जो सरफेस पे आ रहा है तो उसका टाउ तो पॉजिटिव ही होगा ना। पॉजिटिव का मतलब है इट इज नेट एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस। वहीं अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टाउ आएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाई आर टी डी गामा बाई डी सी। तो यहाँ पे क्या है, बाहर का नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव, तो इसका टाउ नेगेटिव। तो दीपा क्या कह रही है, सर जहाँ पे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी मैं समझ गया बेटा, बट बेटा उसमें पता क्या होता है कि नेट आपके मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस मतलब बल्क में जा रहे हैं। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो क्या है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस आपके जा रहे हैं बल्क में। ठीक है, आयंस आपके बल्क में जा रहे हैं, जब भी आयंस आपके बल्क में जाएंगे तो वो वाटर को मोर स्ट्रक्चर करेंगे, वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है मीन्स के मॉलिक्यूल्स मोर डेंस मोर पास हैं, जिसके कारण आपकी सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, बट मार्जिनली ही बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। सुदीप्ता राइट। अभी टाउ मैं बताता हूँ क्या, टाउ के बारे में बताता हूँ। टाउ क्या है, लिखो टाउ है, टाउ रिप्रेजेंट्स number of moles of solute that are present in 1 meter square area of the surface। तभी इसका यूनिट देखो क्या है, कितने मोल्स किसी सल्यूट के प्रेजेंट हैं पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। बेसिकली ये क्या है, कितना नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और जो आपका टाउ का साइन है वो आपको क्या बताता है, टाउ अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आप बताता है सरफेस एक्यूमुलेशन। ठीक है, और टाउ अगर आपके पास नेगेटिव है तो वो आपको क्या बताता है, बल्क एक्यूमुलेशन। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया एवरीवन? यस साबित, राइट राइट। पॉजिटिव होगा तो ज्यादा सरफेस पे रहेगा, बल्क में कम रहेगा। सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके बल्क में भी जाएंगे बट ज्यादा सरफेस पे रहेंगे। मनीषा बस बेसिकली बात क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर रहे जितना सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपस में कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया ना सुदीप्ता आपको। सुदीप्ता ये वाला बेसिकली यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज क्यों आता है, यहाँ पे आबिद ने लिखा है, क्या लिखा है आबिद ने, यहाँ पे आप लिख लो सॉल्ट गो इनटू द बल्क leads to increase in attraction between solvent and solvent। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। डेंसिटी इंक्रीज होती है तो आपकी गामा भी बढ़ जाती है। चलो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। हमने बहुत हाउ दे आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। बेटा अभी मैंने बताया तो था यहाँ पे, कंफ्यूजिंग क्या है इसमें,
देखो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पहले आपस में अटैक कर रहे थे, जो सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बल्कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैक कर रहे थे। अब क्या हो गया कि सरफेस पे सॉल्वेंट को सोल्यूट ने रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट अटैक करेगा तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो पहले पानी और पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब ये एक ऐसा बाहर से सब्सटेंस आ गया जिसके साथ अच्छी अट्रैक्शन नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना जितनी वाटर और वाटर में, जिसके कारण आपकी जो गामा है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, चलो तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं ही करूँगा क्वेश्चन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उस इक्वेशन को न्यूमेरिकली यूज करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन आपकी किस तरह यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो आपने सरफेस टेंशन को मेजर किया फॉर अ सीरीज ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, आपका सोल्यूट जो बेसिकली क्या है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो आप उसको, है ना, डिफरेंट सॉल्यूशंस को आप स्टडी कर रहे हो। तो उसको स्टडी करके आपने क्या पाया कि जो आपका डी गामा बाई डी सी है वो आपका ये है, जो आपका डी गामा बाई डी सी है वो ये है। नहीं बेटा, सरफेस टेंशन आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट लिक्विड है ना आपका। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन, आपको दिया हुआ है यहाँ पे डी गामा बाई डी सी। डी गामा बाई डी सी आपके पास कितना है, -2 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर पर मोलर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका जो 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड है वो नेट सरफेस पे एक्युमुलेट हो रहा है, राइट। तभी वो क्या कर रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो आपका गामा कम कर रहा है, और ये आपका डी गामा बाई डी सी है। इसको आप क्या बोल सकते हो, बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बट यू कैन कॉल इट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ गामा विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, चलो तो आपको डी गामा बाई डी सी दे रखा है, आपको टेम्परेचर भी दे रखा है। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, टेम्परेचर आपको दे रखा है एज 20 डिग्री सेल्सियस, तो मैं 20 नहीं पुट करूँगा, मैं केल्विन में पुट करूँगा। सो आंसर आएगा 293 केल्विन, राइट, 273 ऐड करके। सो ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मेरे को करना क्या है, और मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी, सोल्यूशन की है 0.2 मोलर। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक के प्रेजेंट हैं पर स्क्वायर मीटर एरिया इन दिस मच कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मेरे को ये निकालना है, मैं इक्वेशन यूज करूँगा। हाँ जी, सर्फेक्टेंट है बेटा ये, 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड सर्फेक्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे आएगा। तो मतलब हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। मतलब आपको टाउ फाइंड करना है, टाउ आप फाइंड करोगे, टाउ से आपको मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। नहीं, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाउ फाइंड करना है। तो टाउ आपके पास क्या है, -c/RT, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डी गामा बाई डी सी। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, देखो माइनस कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी है 0.2 मोलर, और आपके पास कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर आपको किसमें पुट करना है, केल्विन में, सो टेम्परेचर आपका है 293 केल्विन। डी गामा बाई डी सी आपको कितना दे रखा है, डी गामा बाई डी सी आपको दे रखा है -2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर पर मोलर। ठीक है, एक बच्चे का सी आया है, श्री लक्ष्मी का, देखते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो यूनिट कटेंगे, देखो ये इसके साथ कट गया, तभी देखो मैंने इसको मोलर पुट किया था, वो मोल इनवर्स था। वो मोल इनवर्स कैसे आया, नीचे पैरों में कॉन्सेंट्रेशन है ना, बेसिकली यहाँ पे जो गामा है वो आपका न्यूटन पर मीटर में है और कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोलर में है, मोलर मोलर कट गया। सो दैट्स व्हाई मैंने कॉन्सेंट्रेशन को ऐसा ही पुट नहीं किया। कॉन्सेंट्रेशन के ऐसे यूनिट क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन के ऐसे यूनिट क्या होंगे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बताऊँ, कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मोल्स मेरे पास मोल्स नहीं है, और वॉल्यूम मेरे पास इसमें है मीटर क्यूब में, सो दिस इज माई ऐसा यूनिट। ठीक है, बट जो मेरे पास मोल्स पर लीटर है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मोलारिटी, ये मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, दिस इज नॉट माई ऐसा यूनिट, बट स्टिल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि कट रही है चीज़ें, है ना, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो बस आपके पास क्या आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, राइट। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, पर मोल बचा तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, और आपके पास क्या है यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जूल को देख लेते हैं। जूल आपके पास क्या है, दीज आर द एनर्जी यूनिट्स, एनर्जी के यूनिट्स हैं। ठीक है, और जूल आपके पास क्या होता है, न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि जो वर्क होता है और एनर्जी बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जो न्यूटन मीटर है दैट इज सेम एज जूल। तो वही चीज हो गई, मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं जूल को क्या लिख सकता हूँ, एज न्यूटन मीटर। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन मीटर, तो क्या हो गया, ये इसके साथ कट गया, मीटर वो नीचे आ गया। तो आपके पास यूनिट्स आएंगे फाइनल टाउ के, वो आपके पास क्या आएंगे, मोल्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट चाहिए मेरे को। ठीक है, सो बाकी को सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, बाकी वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, देखो आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे, कितना आएगा इसका, नहीं लिखना, नहीं बोलना हमने।
ये आएगा जो सुमन दे ने लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द जितने मोल्स आपके प्रेजेंट हैं टू अमाइनो ब्यूटेनिक एसिड के 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो आपको क्या निकालना है, आपको नंबर निकालना, आपको क्या निकालना है, नंबर। तो नंबर कैसे निकालोगे, नंबर कैसे निकालोगे, आप इसी टाउ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि ये मोल्स हैं, इसको मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर आ जाएगा। तो कितना आएगा, दिस विल बी 1.64 × 10⁻⁻9 मोल पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 × 10⁻23। इसको क्या लिखते हैं भाई, मोल इनवर्स। तो ये गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9.8 × 10⁻40 पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली आपने निकाला क्या है, आपने नंबर पर यूनिट एरिया निकाला है, वो आपको यूनिट से पता लग रहा है, तो ये आपका आंसर है। बढ़िया, सुदीपा का सही आया, ठीक है, चलो सही है, ठीक है। तो साथ साथ में सॉल्व करना है, ऐसे बैठे नहीं रहना बस। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, कि हम आगे चलते हैं, हमारी केस थोड़ी स्लो है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो माइसेल्स भी करवाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख लिया ना सबने, टाइम तो दे दिया था मैंने, आगे जल्दी लिखो थोड़ा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो हम उस इक्वेशन से कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेट का है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो जून 2017 का क्वेश्चन है, एक बार फटाफट रीड करो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपके पास क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, दो कंपाउंड्स का ए और डी का, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया ए और बी की। ए के लिए सरफेस टेंशन आपकी वाटर की कम हो गई है, ठीक है, मतलब सोल्यूशन ए की सरफेस टेंशन कम है देन द प्योर वाटर, वहीं सोल्यूशन बी की ज्यादा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। मतलब सारी कंडीशन सेम है, टेंपरेचर सेम है, सब चीजें सेम है, बस कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, बस सब्सटेंसेस अलग अलग है। तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, बहुत इजी, नहीं, इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो सब्सटेंस ए और बी, हमने दोनों के से 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए है ना, मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ली है, मींस कि मैंने दोनों के मोल्स। तो ए के लिए क्या है, ए के लिए आपके पास जो डी गामा बाई डी सी है वो आपके पास नेगेटिव है ना, तो इसका टाउ आपके पास पॉजिटिव आएगा। वहीं बी के लिए आपका जो डी गामा बाई डी सी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि भाई उस केस में मेरी सरफेस टेंशन बढ़ गई, इस केस में मेरी सरफेस टेंशन घट गई, इस केस में मेरी सरफेस टेंशन बढ़ गई। सी लिख लिया मोस्टली बच्चों ने, बढ़िया। तो इसका जो टाउ आएगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब है कि बी के केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और ए के केस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, फटाफट बता दो। ए के अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स दिए तो उसका टाउ पॉजिटिव है, मतलब 80 होंगे सरफेस पे, 20 होंगे बल्क में। बी के लिए क्या है, उल्टा, 20 होंगे सरफेस पे, 80 होंगे बल्क में। तो बस कंपेयर कर लो। तो पहली स्टेटमेंट देखो, जो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन है ए की स्मॉलर देन द बल्क कॉन्सेंट्रेशन, गलत है, सरफेस तो ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट देखो, वो भी गलत है, बी की सरफेस की कम है, वहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादा, ठीक है। ये आपका आंसर है ऑप्शन सी, जो ए की सरफेस कॉन्सेंट्रेशन है वो बी की सरफेस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, क्योंकि इसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन 80 है, उसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन केवल 20 है, ठीक है। तो बस हम आगे जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मोस्टली, ठीक है। आगे जाऊँ, मैं लिख लिया ना सबने, नहीं लिखा, जल्दी लिखो भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो। पीयूष ने लिख लिया, बाकी सबने भी लिख लिया, जल्दी लिखिए थोड़ा। डन डन, मोनिका ने लिखिएगा, मोनिका ने। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं माइसेल्स, ठीक है। हमने सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में देखा कि वो सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं, तो माइसेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो माइसेल्स में आधा से पौना घंटा लगेगा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक अपना मतलब माइसेल्स ही रहेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, कल ही करवाऊंगा। आज जैसे 2 टॉपिक्स हुए, कल भी 2 टॉपिक्स हो जाएंगे, तो कल आपका खत्म हो जाएगा, 2 ही टॉपिक्स और, मतलब इसके जोड़ के आगे। मोनिका ने लिख लिया, सब मास्टर्स करके आए हुए हो, ठीक है। तो मास्टर्स में अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो चीज़ अपने आप बनी जाती है अपनी। बताऊंगा बेटा 1 बाय 1। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है अपना, माइसेल्स का, ठीक है, माइसेल्स का, ठीक है। माइसेल्स, तो माइसेल्स क्या होते हैं, दे आर एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स, लिख लो इसको, बट दे आर द एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सर्फेक्टेंट्स, फॉर्म्ड बाय सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट यहाँ सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो नेट सरफेस पे जाते हैं वही माइसेल्स फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है,
ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कुछ उस तरह है जिसके कारण वो नेट सरफेस एक्यूमुलेट होते हैं और जब व्हेन दे आर फोर्स्ड टू गेट इनटू द सरफेस दे टेंड टू फॉर्म माइसल। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी माइसल में हम बात करते हैं एक सिंगल सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में। आपका सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, हाउ योर सर्फेक्टेंट लुक लाइक। ठीक है, सिंगल सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जिसको मोनोमर भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोल देते हैं, मोनोमर। वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ाई हुआ है, बेसिक है। आप इस तरह शो करते हो उसको। ठीक है, उसके पास एक हेड होता है, उसके पास एक टेल होती है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल, इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोफोबिक टेल। है ना, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि आपके पास है वाटर रिपेलिंग टेल, वाटर को रिपेल करेंगे। फोबिक, फोबिक मतलब रिपेलिंग। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, इट कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, बट इट इज हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप। ठीक है, तो फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब लविंग। जैसे आप ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हो, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग है ना, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, लाइक दैट। तो आपके पास है हाइड्रोफोबिक टेल और आपके पास है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। अब ये तो मैंने उसको कार्टून की फॉर्म में दिखा दिया, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा दिखेगा। ये क्या है, ये आपके पास है सोप है, इट्स अ सोप। सोप क्या होते हैं, सोप आर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो मैंने दिखाया है, ये मैंने क्या दिखाया है, इट इज सोडियम स्टीरेट। क्या दिखाया मैंने, सोडियम स्टीरेट। ये सोप है, इसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO माइनस और यहाँ पे N+। ठीक है, तो देखो मैंने 17 कार्बन बनाए हैं चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक और 17। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, तो ये बेसिकली क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड क्या होगा, C17H35 COOH। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया सोप का, या क्लास 10 में भी करते हो बने वाला सोप, क्लास 12 में भी करते हो, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, तो जैसा दिखेगा, देखो इसी फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय हाइड्रोफोबिक टेल, यहाँ तक, दिस इज माय हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब जितना भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ माय टेल। और ये आपके पास क्या है, दिस इज माय हेड ग्रुप। ये आपके पास क्या है, दिस इज योर हेड ग्रुप। ठीक है, दिस इज योर हेड ग्रुप। ठीक है, और ये सोडियम क्या है, सोडियम आपके पास है काउंटर आयन। सोडियम आपके पास क्या है, सोडियम आपके पास है काउंटर आयन। सोडियम आपके पास क्या है, काउंटर आयन। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है कि ये आपकी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये होती है नॉन पोलर। ये आपके पास क्या होती है, दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, ये नॉन पोलर, ये हाइड्रोकार्बन टेल है जो आपके पास, वो नॉन पोलर ही है। और वहीं आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पोलर हेड ग्रुप है, तो पोलर ग्रुप है ना, इसके पास डायपोल मोमेंट है ये वाले ग्रुप के पास। बिकॉज यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट कैसे आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पोलर हेड ग्रुप, दिस इज अ पोलर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज पोलर। बहुत बेसिक है। ठीक है, सबको समझ आया ये। ठीक है ना, बेसिक सा तो है ये, है ना। तो दिस इज बेसिकली सोप, दिस इज सोप। इसी तरह आप डिटर्जेंट का एग्जांपल भी कर सकते हो। डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है कॉमन SDS, उसको बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना, दूसरा भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ना भी लिखो चलेगा, ये भी सकते हो। डिटर्जेंट आपके पास कौन सा होता है, आपके पास होता है भाई, इट्स कॉल्ड SLS, इट्स कॉल्ड सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो भी इसी कैटेगरी में होता है। आपने देखा होगा मोस्टली शैम्पूज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS। ओके, ये भी आपके पास क्या है, डिटर्जेंट है। चलो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, तो ठीक है, आगे चलते हैं बेसिकली। चलो अब हम करते हैं मैकेनिज्म पे कि आपके पास माइसेल्स बनते कैसे हैं और बनते कब हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि बनते कैसे हैं और बनते कब हैं। तो आपके पास क्या है, हम 3 स्टेजेस में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू CMC। ठीक है, CMC क्या होती है, बेसिकली CMC इट्स कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, CMC क्या होती है, CMC इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। इट इज बेसिकली दैट कॉन्सेंट्रेशन मोनोमर्स की जिस पे या जिसके ऊपर आपके पास माइसेल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो, इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन at and above which micelles are formed. इससे भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, पार्ट डी में। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पार्ट डी में। कैसे आते हैं वो आपको असाइनमेंट नंबर 3 जब आप करोगे ना, आपको खुद पता लगेगा। कुछ क्वेश्चंस हम कर भी देंगे यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो पहली स्टेज बात करते हैं जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन CMC से काफी कम है। इसका मतलब आपने कुछ ज्यादा से इससे भी आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट डी में। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट डी में।
कैसे आते हैं वो आपको असाइनमेंट से आपके पास। और ये सरफेस पे किस तरह लाइन होता है, कुछ ऐसे लाइन होता है सरफेस पे। तो मैंने क्या दिखाया, देखो सरफेस पे आपके पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं और एक आपका बल्क में गया, तो नेट आपका वो सरफेस पे गया, 4 दिखा दो इच्छानुसार, 4 दिखा दो, ठीक है। तो इट इज। अब आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल सरफेस पे किस तरह ओरिएंट हो रहा है, देखो किस तरह ओरिएंट हो रहा है कि इसका जो हेड ग्रुप है, इसका जो हेड ग्रुप है भाई वो पानी में है। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर में, ठीक है। इसका जो हेड ग्रुप है वो पानी में है। इसका हेड ग्रुप पानी में क्यों है, क्योंकि इसका जो हेड ग्रुप है वो वाटर लविंग है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। इसका जो हेड ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग है, इसलिए इसका हेड ग्रुप किस तरह ओरिएंटेड है, ये पानी के अंदर है। और वहीं जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो आपकी पानी से बाहर को है। सो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन टेल। वो क्या है आपके पास, पानी के बाहर है। पानी के बाहर तो होना ही था भाई, बिकॉज वो वाटर रिपेलिंग है। वो क्या है, वाटर रिपेलिंग, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक। वाटर रिपेलिंग है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, तो वो पानी के बाहर है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन आपको समझ आ रहा है, ओरिएंटेशन इस तरह है जब आपने सोल्यूट को डाला, नेक्स्ट सरफेस पे जा रहा है वो, ठीक है। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ही कम थी तो ऑलमोस्ट सारी सरफेस खाली है, अभी ज़्यादा कुछ आया नहीं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, बट अभी CMC तक आप नहीं पहुँचे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपके मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सरफेस में, सरफेस भरनी स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा, एक दो आपके बल्क में भी आ जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि भाई अब आपने कॉन्सेंट्रेशन CMC से बराबर या CMC से ज़्यादा कर दी। आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CMC के बराबर या CMC से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, एट दिस स्टेज आपकी जो सरफेस है वो पूरी भर जाएगी, क्योंकि भाई एब्जॉर्प्शन है, सरफेस की कुछ कैपेसिटी है। देखो ऐसा तो नहीं है ना, जगह खत्म। अब कहाँ आएंगे वहाँ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अंदर जाएंगे। नाउ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू कम इनसाइड। नहीं, वो आना नहीं चाहते थे, वो नेक्स्ट सरफेस पे रहना चाहते थे। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि केवल उनका हेड ग्रुप पानी में रहना चाहता है, बट उनकी जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोकार्बन की टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो वो पानी से दूर रहना चाहती है। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास जो मोनोमर है दे आर फोर्स्ड इनवर्ड, तो जब वो अंदर को चले गए तो अब वो मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। जब वो अंदर चले गए तो अब वो मिलके क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइसेल्स। तो माइसेल्स बनते हैं मजबूरी में, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइसेल्स, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइसेल्स। और माइसेल कैसा दिखता है इसको हम बात करेंगे। समझ आ गई ना सबको, ये सबको समझ आ गई है ना, क्लियरली समझ आ गया सबको, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो माइसेल्स बनेंगे। अब देखो बस एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ पे जैसे ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास देखो दो पोलैरिटी है ना, इसके पास पोलर पार्ट भी है, इसके पास नॉन पोलर पार्ट भी है। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनके पास दो तरह की पोलैरिटी है। जैसे आप एम्फोटेरिक करते थे, है ना, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों से ऑक्साइड यार एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक का मतलब आपके पास मॉलिक्यूल के पास पोलर भी है और नॉन पोलर भी, दोनों पार्ट। दीस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फीफिलिक, ठीक है। बस छोटी सी चीज़ बतानी थी। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये हो गया। तो आपका जो माइसेल है वो कैसा दिखता है, तो आपका माइसेल दिखता है कुछ ऐसा। सबसे पहले नोट डाउन करो कि माइसेल है कैसा। देखो माइसेल आपके पास है स्फेरिकल। माइसेल कैसा है, माइसेल है स्फेरिकल, है ना, स्फीयर है। और माइसेल में अरेंजमेंट देखो कैसे है कि आपके पास यहाँ पे बाहर क्या होगा, पानी होगा, बाहर आपके पास क्या होगा, पानी होगा। और पानी को देखो कौन फेस कर रहा है, जो फेवरेबली उसको फेस करेगा, हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप। तो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स आपके बाहर को हैं, तो पानी के साथ फेवरेबली इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर आपके पास क्या है, अंदर आपके पास है हाइड्रोफोबिक कोर। अंदर आपके पास हो गया हाइड्रोफोबिक कोर, जो सारी टेल्स मिलकर बनाएंगे। मतलब अंदर पानी नहीं है, पानी आपका बाहर है ना। अंदर बेसिकली पानी क्यों नहीं है, बिकॉज ये टेल्स चाहती नहीं है अंदर पानी रहे, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है। सो इट्स हाइड्रोफोबिक कोर। और आपका जो हेड ग्रुप है वो बाहर को है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि हेड ग्रुप आपका चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इस तरह बनाया था ऐसे, तो ये हेड ग्रुप आपके पास क्या था, चार्ज था, तो ये हेड ग्रुप चार्ज होगा, है ना। काफी केसेस में हेड ग्रुप चार्ज होगा। तो ये हेड ग्रुप से क्या आएगा, चार्ज आएगा। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इस केस में आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उस केस में ऐसे वाले सरफेक्टेंट को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एनायनिक सरफेक्टेंट। एनायनिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज हेड ग्रुप है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एनायनिक सरफेक्टेंट। उसका माइसेल कुछ ऐसा बनेगा, आपका जो हेड ग्रुप होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब आप फोकस करिए तो रिपल्शन हो गया बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे है ना। हेड ग्रुप्स आपके पास है, काफी टेल्स आपके पास है भाई, वो फेवरेबल है, क्योंकि टेल्स आपकी हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक आपस में अच्छा फेवरेबली इंटरेक्ट कर रहा है। बट जो आपके पास चार्ज है वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे रोल किसका आता है, काउंटराइन का। इसके साथ काउंटराइन भी तो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम आयन है, काउंटराइन। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटराइन होगा, विच इज सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या होगा, इसके साथ इंटरेक्ट करके रिपल्शन कम करेगा। सोडियम भी तो है ना यहाँ पे, काउंटराइन भी तो है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना। सो बेसिकली व्हाट यू विल राइट इन आउटर कोर ऑफ माइसेल, वाटर एंड वाटर भी मदद करेगा कम करने के लिए। वाटर भी तो इंटरेक्ट करता है ना इसके साथ। वाटर एंड काउंटराइन हेल्प्स टू मिनिमाइज इंट्राइनिक रिपल्शंस बिटवीन द हेड ग्रुप, ठीक है। इंट्राइनिक रिपल्शंस बिटवीन हेड ग्रुप्स।
So you can also write between charged adhesives. आगे चलूं? ठीक है ना? तो बेसिकली जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होगी तभी माइसेल्स बनेंगे और आपको पता लग गया वो क्यों बनेंगे, है ना? तो सबसे मेजर कंडीशन क्या है भाई कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स माइसेल्स बनने की? कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सीएमसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ क्रिटिकल कंडीशन फॉर माइसेल फॉर्मेशन, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइसेलाइजेशन। मैंने टर्म बना दी कॉल्ड माइसेलाइजेशन, मतलब माइसेल फॉर्मेशन, माइसेलाइजेशन। ठीक है, माइसेल फॉर्मेशन इंग्लिश में ऐसे कर देते हैं, वी मेक द टर्म माइसेलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। सो व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल? दैट योर कंसंट्रेशन शुड बी अबव सीएमसी, राइट? सो इफ आई विल मूव अहेड देन, मैं आगे चलता हूँ, आगे चलूँ। चलो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने सीएमसी के बारे में बात कर ली ना, वी टॉक्ड अबाउट सीएमसी। बट सीएमसी को डिटेक्ट कैसे करें? हमें कैसे पता लगेगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे आपके माइसेल्स बन गए हैं? हाउ टू डिटेक्ट सीएमसी? सर आप इंग्लिश में बोलते हो तो समझ नहीं आता, मेरी इंग्लिश सही नहीं होगी शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या? बेसिक इंग्लिश है मेरी, ठीक है? सो बस एक और चीज़ आप और सुन लो, देखो क्या है ये, देखो सी फोम होती है ना, झाग बनती है ना, जब आप किसी सोप को पानी में डिजॉल्व करते हो तो झाग बनती है। झाग कैसे बनती है? झाग बनती है इसके कारण, फोम बनती है इसके कारण झाग बनती है। क्यों बनती है झाग? बिकॉज इस एयर के बिटवीन एयर ट्रैप हो जाती है, उससे झाग बनती है। ठीक है, तो ये फोम बनती है इससे जब आप सोप को डिजॉल्व करते हो वाटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हम सीएमसी को कैसे डिटेक्ट करें, हाउ टू डिटेक्ट द सीएमसी। हमें सपना तो आएगा नहीं कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपके माइसेल्स बन गए हैं ना, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक है जहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहली टेक्निक क्या है? गामा। सबसे पहली टेक्निक क्या है? गामा, व्हिच इज अ सरफेस टेंशन। क्या टेक्निक है ये? देखो, मैं देखूंगा कि गामा मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट के साथ किस तरह चेंज हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अगर आप पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्या होगा, देखो आपका जो सर्फेक्टेंट है वो सरफेस पे आएगा, जिसके कारण आपकी जो गामा है वो कम होगी, तो गामा विल रिड्यूस। से गामा यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, दिस इज गामा नॉट, विच इज बेसिकली सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर। वट इज इट? इट इज सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर। सो व्हेनेवर यू ऐड अ सर्फेक्टेंट, सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा? इट विल रिड्यूस 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 रिड्यूस, कब तक? अनंत तक नहीं, लाइक दिस। तो सीएमसी ऑलवेज हम एक रेंज की तरह फाइंड करते हैं। ये आपके पास है सीएमसी, ये आपके पास क्या है? दिस इज योर क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके पास क्या है? दिस इज योर सीएमसी। हम रेंज की तरह देखते हैं, जैसे हम टाइट्रेशन में रेंज देखते हैं ना, एंड पॉइंट ऑफ रेंज होती है इंडिकेटर का यूज करके। यहाँ माइसेल में भी हम रेंज डिटेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द रेंज। ठीक है, दिस इज योर रेंज। तो ऐसा क्यों हुआ? बिहेवियर बहुत ईजी है, क्योंकि जब हम इस पार्ट ऑफ द कर्व पे थे तो क्या हो रहा था? इस पार्ट ऑफ द कर्व पे क्या हो रहा था? सरफेस एक्यूमुलेशन। इस पार्ट ऑफ द कर्व में क्या हो रहा था? सरफेस एक्यूमुलेशन। तो आपका गामा घट रहा था। हमें पता है जब सरफेस पे एक्यूमुलेशन होगी तो आपका डी गामा बाई डी सी क्या आएगा? नेगेटिव। डी गामा बाई डी सी क्या होती है? स्लोप होती है, या इसको आप डेल गामा बाई डेल सी भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो स्लोप आपकी नेगेटिव आ रही है। स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। यहाँ पे आपके पास जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव स्लोप है नीचे को। ठीक है, मतलब किसी भी ग्राफ में ना अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट का मतलब है वो वहाँ पे केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे घूमी है, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, लाइन नीचे को है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। हाँ, उल्टा आइसोथर्म कर्व, बढ़िया, उल्टा ही हो गया आइसोथर्म कर्व, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास क्या हुई? सैचुरेशन ऑफ सरफेस। तो जब सरफेस सैचुरेट हो गई मतलब स्पेस भर गई, अब आपका गामा घटेगा थोड़ी, रादर अब आपके मॉलिक्यूल्स क्या अंदर जाएंगे, तो गामा आपका थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट मैं कैन कॉल इट मार्जिनली बोला था ना। तो आपका जो गामा है दैट इज नियरली कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस भर गई है। सबको समझ आ गया ये वाला कर्व? सबको समझ आ गया ये वाला कर्व? ठीक है ना, इजी, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो ये आपका गामा का कर्व है। एक स्टूडेंट लिखा था उल्टा आइसोथर्म कर्व, तो सही है, उल्टा आइसोथर्म कर्व भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सैचुरेशन है वहाँ पे आपकी गामा कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस मेथड से सरफेस टेंशन के मेथड से सीएमसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और दो मेथड्स हैं, उससे भी हम सीएमसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है। एक में से तो क्वेश्चन आता ही है बार बार, वो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अब अपने नेक्स्ट दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट अगले दो मेथड क्या हैं? ये सेकंड मेथड बोल देता हूँ मैं इसको। ये मेथड है लैम्डा एन का। लैम्डा एन क्या होती है आपके पास? मोलर कंडक्टेंस। ये आप इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा बस। और सेकंड मेथड आप मतलब थर्ड मेथड आपके पास क्या है? पाई का। पाई आपके पास क्या है? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बस ग्राफ याद रखो, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। लैम्डा एन को आपने कॉन्सेंट्रेशन की रेंज प्लॉट करना है। कैसा दिखता है देखो, पहले आपके पास लैम्डा एन ऐसे डिक्रीज होगी, उसके बाद आपकी मोल शार्पली डिक्रीज होगी।
ठीक है, यहाँ पे आपको कैसा दिखता है, यहाँ पे आपको ऐसा दिखता है। पहले आपका रैपिड इंक्रीज होगा, फिर आपका स्लो इंक्रीज होगा, पाई का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं लैम्डा को देख लेता हूँ। ठीक है, जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, मोलर कंडक्टेंस वो आयन के केस में होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास आयन्स हैं। आपका जो हेड ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है ना, काउंटर आयन आपका जो पॉजिटिवली चार्ज है। एनायनिक सफेक्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस हम किस केस में देखते हैं, आयन के केस। ठीक है, और जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, आयन्स की मोबिलिटी पे। इस पे डिपेंड करती है आयन्स की मोबिलिटी पे। मोबिलिटी मतलब स्पीड। ठीक है, आयन्स की मोबिलिटी पे मतलब स्पीड। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मोबिलिटी आयन्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना तो आपका लैम्डा घटता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फर्क क्या पड़ रहा है, इस रीजन में आपका लैम्डा लेस शार्पली डिक्रीज है, और जहाँ पे आपके कर्व में एक देखो इस पॉइंट के बाद आपका जो लैम्डा है वो मोर शार्पली डिक्रीज हो रहा है, मोर रैपिडली डिक्रीज। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कुछ हो रहा है। पहले उसके लैम्डा का बहुत कम रैपिडली डिक्रीज हो रहा था, अब आपका लैम्डा मोर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हो रही है माइसेल की फॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस रीजन इज ऑफ सीएमसी। तो सीएमसी पे क्या हो रहा है, देखो सीएमसी पे आपके पास जो मोनोमर्स हैं वो एग्रीगेट हुए हैं, मोनोमर्स आपके एग्रीगेट हुए हैं। सो व्हाट यू हैड मीन बेसिकली Low battery, please charge. अब क्या हुआ कि वो एग्रीगेट हो गए, माइसलाइजेशन हो गई। तो आपके पास क्या हुआ, ठीक है, आपके पास क्या हुआ, माइसेल फॉर्मेशन हो गई। तो उससे क्या होगा, देखो इस पूरे पे चार्ज है ना, से इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पूरे पे तो चार्ज है। अरे इसका चार्ज तो बढ़ गया बट इसका मास भी तो बढ़ गया ना। देखो पहले क्या था, मास कम था, अब क्या हुआ, मास बढ़ गया, आपका आयन बल्कि हो गया। और मेरे को एक बात बताओ, बल्कि आयन स्लो मूव करेगा, बल्कि आयन स्लो मूव करेगा। तो ये क्या है, स्लो मूविंग सिंस बल्कि। तो अगर ये स्लो मूव करेगा तो कंडक्टेंस मोर शार्पली डिक्रीज होगी। वही हुआ, कंडक्टेंस में मोर शार्पली डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके पास ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है वेरी। वही हुआ, कंडक्टेंस में मोर शार्पली। तो मोलर कंडक्टेंस है उससे भी आप देख सकते हो एक चार्ज सफेक्टेंट के केस में, है ना, कि आपके पास जो पहले मोलर कंडक्टेंस लेस शार्पली घट रही थी, मोर शार्पली घट रही है। क्यों, क्योंकि अब आपका आयन बल्कि हो गया। सबको क्लियर है ये। इलेक्ट्रो में आप समझोगे कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो आपकी मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है ना, मोलर कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो आयन की, तो आयन में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ आयन है। ठीक है, कोई नहीं बोलिए, उससे आपकी मोलर कंडक्टेंस घटती है। वो आप इलेक्ट्रो में पढ़ लोगे। बस अभी आपको इतना समझना है कि पहले आपका लैम्डा लेस शार्पली डिक्रीज हो रहा था, अब आपका लैम्डा मोर शार्पली डिक्रीज हो रहा है। रीजन, अब आपका आयन बल्कि हो गया, तो स्लो मूविंग आयन। ठीक है, उसके बाद हम पाई के बारे में बात करेंगे। पाई आपके पास क्या है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में पॉलीमर्स में बात कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। 12th में पढ़ा होगा आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टू द नंबर ऑफ आयंस, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, मतलब उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो सेम वही चीज़ हो रही है। आप बेसिकली आयंस बढ़ा रहे हो, मोनोमर्स आप डिसॉल्व कर रहे हो ना पानी में, तो आयंस बढ़ रहे हैं, इसके कारण आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है। बढ़ते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कम रैपिडली इंक्रीज करेगा। मतलब कौन सा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, लेस रैपिड इंक्रीज। वाई दिस इज लेस रैपिड इंक्रीज, बिकॉज जो आपका नंबर है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, बिकॉज एग्रीगेशन हो गई। नहीं, वाई, ड्यू टू एग्रीगेशन। इट्स लाइक से आपने 100 मोनोमर्स को डिसॉल्व किया। ठीक है, इट इज लाइक से आपने 100 मोनोमर्स को डिसॉल्व किया, तो उससे हुआ, उससे आपके पास 10-10 मोनोमर के 5 माइसल्स बन गए। ठीक है, 5 माइसल्स बन गए ऑफ 10 मोनोमर्स ईच, है ना। ये क्या होता है, ये होता है माइसल का एग्रीगेशन नंबर। एग्रीगेशन नंबर सिंपली क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स एक माइसल में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा 5 × 10 50 मोनोमर उसमें चले गए, बाकी कितने मोनोमर्स बचेंगे, 50। तो मतलब आपने तो 100 ऐड किया और आपके पास बचा कितना, 55। तो नंबर आपका उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा ना, जिसके कारण आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ रहा, इतना तेजी बढ़ेगा बट ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है, एग्रीगेशन कारण, माइसल बनने के कारण। ठीक है, समझ आ गई ये समझ आ गई सबको। एग्रीगेशन नंबर लिख लो, समझ आ गई सबको, एग्रीगेशन नंबर लिख लो। इट इज बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन ईच माइसल। माइसल बेसिकली क्या है, मोनोमर्स का एग्रीगेशन ही तो है, झुंड ही तो है ना।
लाइक दैट। ठीक, सबको समझ आ गई? ये सिंपल था ना दोनों चीज़ें। तुमने 3 ग्राफ कर लिए, एक नीचे को जा रहा गामा का, लैम्डा का, वो भी नीचे को जा रहा, और पाई का ऊपर को जा रहा। तो आपके पास यहाँ पे सीएनसी कौन सी होगी? यहाँ पे होगी सीएनसी, दूसरा कलर करिए, यहाँ पे कहीं होगी सीएनसी ना, बस यहाँ पे होगी सीएनसी बस। हाँ ग्राफ देख लो एक बार, ग्राफ मैंने गंदे कर दिए वैसे बहुत, बट एक बार देख लो। ठीक है, चलो राहुल कुमार ने भी यही बोला। ठीक है, मैं आगे चलूँ? 5 मिनट है, 5 मिनट बहुत कीमती है मेरे लिए, मैं आपको एक आध चीज़ करवा सकता हूँ उसमें। ठीक है, सिंपल है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट अपने पास है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सीएनसी को। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कौन सा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं सीएनसी को। ठीक है, इसमें बस आप एक चीज़ याद रखो, क्या? दैट आपके पास जो ईज है ऑफ माइसलाइजेशन वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सीएनसी के। और ये लॉजिकल है। देखो, अगर सीएनसी कम होगी, अगर सीएनसी कम होगी मतलब माइसेल जल्दी बन जाएंगे? नहीं। अगर सीएनसी कम होगी तो माइसेल जल्दी बन जाएंगे? नहीं। कम कॉन्सेंट्रेशन पे आपके पास माइसेल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी माइसेल फॉर्मेशन आसान है, रिलेटिवली आसान है। ठीक है, इजी है ना ये तो, है ना, इजी है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स आपकी सीएनसी को बढ़ा सकते हैं या सीएनसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कल करूँगा इनको। पहला फैक्टर आपके पास है हाइड्रोफोबिसिटी। सेकंड फैक्टर है आपका हाइड्रोफिलिसिटी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना उसमें, हाइड्रोफिलिसिटी। ये माइसेल मत बनाना। थर्ड फैक्टर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ काउंटर आयन, और लास्ट फैक्टर हो गया डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ काउंटर आयन। एक बार फैक्टर्स लिख लो, इसको मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इन फैक्टर्स को मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बस इसके साथ हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो कल मिलते हैं, फिर कल हम कंप्लीट कर देंगे चीज़। कल ये थोड़ा सा रह गया। ठीक है, उसके बाद हमने कोलॉइड का थोड़ा सा सरफेस टेंशन वाला पार्ट और थोड़ा सा कोलॉइड वाला पार्ट करके कंप्लीट कर देंगे। तो कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा सरफेस, और फिर हम नेक्स्ट वीक से पॉलीमर स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही आपका पॉलीमर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पॉलीमर खत्म हो जाएगा।